Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ अबाउट द थायराइड ग्लैंड। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी एंडोक्राइन सिस्टम की, कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। फिर हमने पिट्यूटरी के बारे में डिस्कस किया कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो उसके कितने लोब्स हैं और एंटीरियर लोब से कितने हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, उनके क्या क्या काम है, और पोस्टीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो आफ्टर द पिट्यूटरी ग्लैंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द थायराइड ग्लैंड, कि इसके कौन कौन से हार्मोन्स हैं और ये बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। ये इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने याद रखनी वो ये है कि इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, तो हम लोग टर्म यहाँ पे यूज़ करेंगे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। अच्छा, ग्लैंड के साथ हम वर्ड यूज़ करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी का जो है वो कौन सा है? थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारे नेक रीजन में मौजूद है। ओके, ये कहाँ पे है? नेक रीजन में है। नेक रीजन, वहाँ पे भी बिलो द लेरिंग्स। लेरिंग्स से नीचे हमारे नेक रीजन के अंदर ये ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो ये मौजूद होता है। ठीक है, और ये एक बाइलोब्ड ग्लैंड होता है। ठीक है, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, लेट्स सपोज दिस इज द नेक। ठीक है, ये नेक है। नेक में हमारे पास ये एरिया हम कह रहे हैं ये है लेरिंग्स, LAR। ओके, दिस वन इज लेरिंग्स, और लेरिंग्स के यहाँ नीचे ये हमारे पास आ गया ट्रैकिया। सो दिस वन इज ट्रैकिया। अब लेरिंग्स से नीचे यहाँ करके ये ग्लैंड ऐसे मौजूद होगा। ये जो येलो वाला कलर एरिया ना, दिस वन, सेंटर से थोड़ा सा पतला होगा और साइड पे से बटरफ्लाई शेप्ड होगा। ये सारा ये हमारा क्या है जी? दिस वन इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे है जी? नेक में लेरिंग्स के नीचे मौजूद होता है, और इट्स अ टू लोब या बाई लोब। ठीक है, बाई लोब स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, और इसके सेंटर वाला जो एरिया है इसको हम इस्टमस का नाम देते हैं, लेकिन अभी हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बस ये याद रखना, थायराइड ग्लैंड कैसा है जी? बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है जी इसका, ये दो लोब्स बने हुए हैं। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड जो है इसका जो एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है हमारे पास, दैट इज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है जी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये थायराइड ग्लैंड जो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। अभी जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसकी प्रोडक्शन के लिए आयोडीन चाहिए होती है। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर इट्स प्रोडक्शन, ठीक है, और इसको हम T3 हार्मोन भी कहते हैं। T3 क्यों कहते हैं और आयोडीन इसके प्रोडक्शन के लिए क्यों लाजमी होती है वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है, और अगर किसी इंसान की डाइट में आयोडीन की कमी हो, लैक ऑफ आयोडीन है, ठीक है, तो उस केस में एक डिसऑर्डर होती है जिसे हम नाम देते हैं गॉइटर का। ठीक है, तो लैक ऑफ आयोडीन, जब आयोडीन की कमी होगी, थायरॉक्सिन नहीं होगा। थायरॉक्सिन नहीं है जो कि थायराइड ग्लैंड का एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और अगर थायरॉक्सिन नहीं है तो बॉडी मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, एटीपी की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो सारी बॉडी की एक्टिविटी सही तरह से नहीं होगी, और नेक वाले एरिया में एक उभार सा बन जाएगा जिसको हम नाम देंगे ग्वाइटर का। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं formation of thyroxine, that how thyroxine is formed and why it is called as a T3 hormone and why iodine is necessary for its formation. ओके, ये हमारे पास लेट्स सपोज थायराइड ग्लैंड है जी। ठीक है, अब इस थायराइड ग्लैंड के अंदर ये क्या है जी? हमारे पास
थायराइड ग्लैंड जो कि नेक एरिया में मौजूद है। इस थायराइड ग्लैंड के अंदर ना हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे क्यूब्ड शेप्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये जो क्यूब शेप्ड सेल का पूरा बंच है ना, इसे हम थायराइड फॉलिकल का नाम देते हैं। इस तरह से मौजूद होते हैं यहाँ पे भी। दिस वन आर कॉल्ड एज थायराइड फॉलिकल्स। यहाँ पे भी ऐसे होंगे। सो दीज आर कॉल्ड एज थायराइड फॉलिकल्स, ठीक है। ऐसे जैसे गुच्छे की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें थायराइड फॉलिकल्स कहते हैं। और ये बाकी जो सारा एरिया, इस एरिया को हम नाम देंगे स्ट्रोमा का। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ और सेल्स होते हैं, लेकिन वो गुच्छों की शक्ल में नहीं होते, वो इंडिविजुअली मौजूद होते हैं। और इन सेल्स को हम नाम देते हैं सी सेल्स। ये सी सेल्स है। अब ये जो हमारे पास थायराइड फॉलिकल है, ये कैसे होते हैं? क्यूब शेप होते हैं, हम कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बने हुए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ही जो थायराइड के फॉलिकल्स हैं, इसके जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, इन सब के पास होता है आयोडीन। और ये आयोडीन आया कहाँ से? ये आया है ब्लड वेजल से। ब्लड वेजल्स में ब्लड के अंदर जो भी आयोडीन था वो सारा एब्जॉर्ब हो गया यहाँ पे इन थायराइड फॉलिकल्स के अंदर। यहाँ पे इन सब के पास क्या मौजूद है? आयोडीन मौजूद है। और ये फॉलिकल्स को अगर हम इंडिविजुअली एक फॉलिकल को देखें, इन सारे फॉलिकल्स के अंदर आयोडीन है और इनके सेंटर के अंदर एक प्रोटीन मौजूद है। प्रोटीन अमाइनो एसिड्स की बनी हुई है, लॉन्ग लिनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स की। और ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को हम नाम देते हैं थायरोग्लोब्यूलिन। ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन है। और ये क्या है? यहाँ पे हमारे पास आयोडीन का मॉलिक्यूल है। अब ये जो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये प्रोटीन के अंदर ये जो सारे अमाइनो एसिड्स हैं, इन अमाइनो एसिड्स में से ना एक अमाइनो एसिड जो है वो है टायरोसिन, ठीक है। लेट्स सपोज दिस वन, दिस वन, दिस वन, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास अमाइनो एसिड है विच इज़ कॉल्ड एज टायरोसिन, ओके। अब ये जो टायरोसिन है, होगा क्या? इन क्यूब शेप्ड सेल के अंदर मौजूद जो आयोडीन है, दिस आयोडीन विल मूव हेयर, ठीक है। और ये क्या करेगी? आयोडीन जाके इस टायरोसिन के साथ अटैच होगी। अगर एक टायरोसिन के साथ एक आयोडीन अटैच है तो इसको हम नाम देंगे, दिस वन इज कॉल्ड, दिस होल स्ट्रक्चर, दिस वन इज कॉल्ड एज मोनो आयोडो टायरोसिन, ठीक है। और अगर एक ऐसा टायरोसिन है जिसके साथ यहाँ पे भी एक आयोडीन अटैच है, यहाँ पे भी एक अटैच है, तो इस पूरे को एज अ होल हम नाम देंगे डाई आयोडो टायरोसिन, क्योंकि दो आयोडीन अटैच है, इसके साथ एक आयोडीन अटैच है। और ये सेंटर में ये जो सारा स्ट्रक्चर है, ये क्या हो जाएगा? ये बाकी का जो होल स्ट्रक्चर है, द रिमेनिंग होल स्ट्रक्चर विल बी डाइजेस्टेड। ये सारा मटेरियल्स, बाकी के सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो डाइजेस्ट हो जाएंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे आयोडीन अटैच हो जाएगा टायरोसिन के साथ और मोनो आयोडो टायरोसिन बना देगा या फिर डाई आयोडो टायरोसिन बना देगा। अब यहाँ पे जो मोनो और डाई आयोडो टायरोसिन है, ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो एक मोनो आयोडो टायरोसिन या तो एक डाई आयोडो टायरोसिन के साथ मिलेगा। एक यहाँ से आयोडीन, दो आयोडीन यहाँ से, तो कितने हो गए आयोडीन टोटल? इन दोनों के मिलने से ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक स्टेबल हार्मोन बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे थायरॉक्सिन का। और इसी को हम T3 कहेंगे, क्यों? क्योंकि इसके पास 3 आयोडीन है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मोनो आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन जो आपस में कंबाइन करें। कई दफ़ा क्या होता है, दोनों डाई आयोडो टायरोसिन आपस में कंबाइन करते हैं, यानी डाई आयोडो टायरोसिन विल कंबाइन विद द अदर डाई आयोडो टायरोसिन। और ये जब दोनों मिलेंगे, यहाँ पे भी 2 आयोडीन है और यहाँ पे भी 2 आयोडीन है, तो ये मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो होगा T4। और इसको हम नाम देंगे टेट्रा
आयोडोथायरोनिन, उसको नाम दे दिया थायरोसिन और इसको नाम दे दिया टेट्रा आयोडोथायरोनिन, निन एंड सिन। ठीक है, अब ये दो स्ट्रक्चर्स बन गए जी, दो तरह के हॉर्मोन्स बन गए थायराइड ग्लैंड के अंदर, T3 एंड T4 थायराइड फॉलिकल्स के अंदर। अब इन दोनों में से जो स्टेबल है और जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज द थायरोसिन, थायरोक्सिन, सॉरी थायरोक्सिन। थायरोसिन तो प्रोटीन थी ना, ये सॉरी अमाइनो एसिड था, थायरोसिन तो अमाइनो एसिड है। दिस वन इज थायरोक्सिन, ये एक हार्मोन है जो कि किससे बना है, जिसकी फॉर्मेशन की हमने यहाँ पे डिस्कशन की है। ठीक है, अब ये जो थायरोक्सिन है, दिस वन इज अ स्टेबल हार्मोन। इवन के बॉडी के अंदर बनने वाला जो टेट्रा आयोडोथायरोनिन है, यानी कि जो T4 है, ये भी जब बॉडी के सेल्स ने यूटिलाइज करना होता है तो पहले इसको T3 में यानी कि थायरोक्सिन में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसको यूटिलाइज करते हैं। तो दिस वन इज नॉट अ स्टेबल एंड यूजेबल फॉर्म ऑफ हार्मोन फॉर द बॉडी। थायरोक्सिन इज अ स्टेबल एंड यूजेबल फॉर्म ऑफ हार्मोन सिंथेसाइज्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। अब ये जो T3 है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा विलिंग है बॉडी के बहुत सारे एक्शंस को, बॉडी की बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अब हम फंक्शंस की बात करते हैं, फिर चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें जो अच्छे से समझ आ गई। नाउ विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ थायरोक्सिन। ओके, सबसे पहले अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, इट विल increase the consumption of oxygen by the body। अब ऑक्सीजन को ज़्यादा कंज्यूम क्यों किया, क्योंकि बॉडी की डिमांड है कि ज़्यादा से ज़्यादा ATP की फॉर्मेशन हो। ठीक है, ये ऑक्सीजन का लेवल हाई क्यों किया गया, बॉडी इसको ज़्यादा कंजप्शन इसकी क्यों कर रही है, सो दैट बॉडी कैन मेक मोर अमाउंट ऑफ ATP। अब ATP अगर फॉर एग्जांपल सेल को बनानी है तो ATP के लिए तो सबसे पहले क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेंगे, उनका ब्रेक डाउन होगा तो ATP रिलीज होगी। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कंजप्शन का लेवल इंक्रीज हो जाता है थायरोक्सिन की वजह से, ताकि बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा ATP की फॉर्मेशन कर सके। अब ATP कैसे प्रोड्यूस होगी, बॉडी के अंदर जो भी स्टोर्ड ग्लाइकोजन है जो कि लीवर के पास है, इस ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा किस में, ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज का एंटर होगी ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल से लेट्स सपोज ये कैपिलरीज है, ब्लड फ्लो करता हुआ कहाँ जाएगा, बॉडी के इंडिविजुअल सेल्स के पास। ठीक है, और सेल के अंदर ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज और एटमॉस्फेयर से आई ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने से इनके बर्निंग का प्रोसेस होगा और यहाँ पे रिलीज होगी ATP। और ये ATP क्या है, बेसिकली एनर्जी करेंसी है सेल की, और यही एनर्जी सेल को चाहिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो ये थायरोक्सिन का फंक्शन है कि ये क्या करता है, बॉडी की अंदर जो ग्रोथ है, बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ाता है। अब ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, तो यहाँ पे सेल के अंदर प्रोटियोजेनेसिस होगी, ग्लूकोज जो है वो उसकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इससे प्रीवियस हमने बात की थी पिट्यूटरी ग्लैंड में, कि पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करवाते हैं। पिट्यूटरी के अलावा जो थायराइड है, ये भी हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वो ग्रोथ सिर्फ फिजिकल ग्रोथ नहीं, मेंटल ग्रोथ है। तो ये कुछ फंक्शंस है थायरोक्सिन के। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर बॉडी के अंदर थायरोक्सिन का लेवल कम हो जाता है तो इसको हम नाम देते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो दो कंडीशंस होती हैं, या तो बॉडी के अंदर इसका लेवल हाई हो जाता है थायरोक्सिन का, या फिर लो हो जाता है। ओके, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो थायरोक्सिन है उसका लेवल कम होता है, यानी थायरोक्सिन की प्रोडक्शन कम होती है। और जब थायरोक्सिन की प्रोडक्शन कम होती है तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अगर एक छोटा बेबी मदर की वोम के अंदर भी उसकी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, अगर मदर के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो जो बेबी होगा, बेबी जो है उसकी मेंटल ग्रोथ नहीं सही तरह से होगी, नो नॉर्मल मेंटल ग्रोथ।
ठीक है, उसका ब्रेन सही तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में बेबी है और मदर की बॉडी के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, यानी कि थायराइड ग्लैंड की थायरॉक्सिन की कमी हो गई है। ठीक है, इसके अलावा जो बेबी होगा उस बेबी के अंदर एक तो मेंटल ग्रोथ सही तरह से नहीं होगी, फिर हम कहते हैं इसको स्टंट ग्रोथ होगी, उसका आईक्यू लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा लो होगा। इसके अलावा अगर फीमेल की बॉडी के अंदर, ठीक है, फीमेल की बॉडी के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, थायराइड का लेवल कम हो जाता है, डाइट के अंदर आपकी आयोडीन नहीं शामिल है, या किसी और रीज़न की वजह से बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन की फॉर्मेशन सही तरह से नहीं हो रही, और बॉडी के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है वो अपनी सिक्रीशन सही तरह से रिलीज़ नहीं कर पा रहा, तो फीमेल्स के अंदर भी, गर्ल्स के अंदर स्पेशली क्या होता है, लॉस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है, और ये इसका एंड क्या होता है कि लॉस ऑफ फर्टिलिटी होता है, और इसको हम एक नाम देते हैं मिक्सोडर्मा, मिक्सोडीमा, सॉरी नॉट डर्मा, डीमा, मिक्सोडीमा, यानी कि गर्ल्स डिजीज़ भी इसको कहते हैं। तो ये डिसऑर्डर भी हो जाती है ड्यू टू द हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, इसके अलावा अगर बॉडी के अंदर हम बात करें हाइपोथायरॉयडिज्म से, एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर जो है वो होती है गॉइटर। अब तो इतनी कॉमन नहीं है, क्योंकि अब तो हमारे यहाँ जो सॉल्ट होता है कॉमन, जो घरों में आमतौर पे नमक इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर भी आयोडीन होता है। तो ये गॉइटर अब इतना कॉमन नहीं है, लेकिन प्रीवियसली ये जो है बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर थी। ये भी क्यों होती है, लेस आयोडीन इन डाइट। अब आयोडीन के कम होने से क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड क्या होगा, लेस आयोडीन की वजह से थायराइड ग्लैंड विल इनलार्ज। अब थायराइड ग्लैंड इनलार्ज क्यों हुआ है, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस बात की है दैट जो आयोडीन है वो नेसेसरी है थायरॉक्सिन की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, थायरॉक्सिन की फॉर्मेशन के लिए आयोडीन ज़रूरी है, तो अगर बॉडी में आयोडीन की कमी है तो थायरॉक्सिन की फॉर्मेशन ही होगी, जो कि इंपॉर्टेंट हार्मोन है फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। तो जब थायरॉक्सिन ही नहीं बनेगा बॉडी में, तो ये जो नेक वाला एरिया होता है विमेंस का, वहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड वो स्वेल हो जाता है, और वो जो स्वेलिंग वाली कंडीशन है उसको हम नाम देते हैं गॉइटर। तो गॉइटर भी क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म से होने वाली एक बीमारी है। थायरॉयडिज्म से भी हमने पढ़ी, डिस्कस किया कि हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ड्यू टू द लेस, अच्छा ये क्यों होता है जी, ये क्या है हाइपोथायरॉयडिज्म, लेस प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन के कम प्रोड्यूस होने से होता है, और इसकी वजह से ये डिसऑर्डर्स हो सकती हैं मदर के अंदर, फीमेल के अंदर, या फीमेल्स के अंदर ही क्वार्टर हो सकता है। तो ये था हाइपोथायरॉयडिज्म से होने वाली कुछ डिसऑर्डर्स और हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म, एज द नेम शोज हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, मोर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। अब बॉडी के अंदर जब थायरॉक्सिन का लेवल हाई हो जाएगा, तो थायरॉक्सिन का जो हाई लेवल है वो भी बॉडी के लिए जो है वो अच्छा नहीं है। इसकी वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ओके, इसकी सिम्टम्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, मोर एनर्जी प्रोडक्शन, मोर एनर्जी प्रोडक्शन, इसके साथ साथ इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ठीक है, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग एंड शिवरिंग ऑफ हैंड्स। हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीज हार्ट रेट होती है, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग होती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, और बॉडी के अंदर जो है हमारे जो हैंड्स है वो शिवर करना शुरू हो जाते हैं। ये होता है जब हाइपर थायरॉयडिज्म होता है, यानी कि बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल हाई हो जाता है। अब ये थायरॉक्सिन का लेवल हाई क्यों हो जाता है, ठीक है, ये ट्यूमर्स की वजह से हो सकता है, बॉडी के अंदर कोई ट्यूमर हो गया है, रीज़न इसे क्या हो सकते हैं, ट्यूमर्स बॉडी के अंदर हो गया। इसके अलावा बॉडी के अंदर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया,
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, बॉडी के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन हो जाती है जो बॉडी के अपने सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। तो इनकी वजह से ये डिसऑर्डर हो सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें तो सारी सिम्टम्स जो हैं दैट आर सिमिलर टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सिम्टम्स भी कुछ इस तरह की है। ओके, इसके अलावा ये तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया है एक पार्ट, एक हार्मोन जो कि है थायरॉक्सिन। ठीक है, T3 एंड T4 हमने देखा कि T4 जो है वो इतना ज़्यादा पोटेंशली एक्टिव नहीं है फॉर द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। T4 जो है वो भी जब बॉडी उसको यूटिलाइज करती है तो पहले T3 यानी कि थायरॉक्सिन की फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो सेकेंड हार्मोन जब हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, ये ब्लड के अंदर से जो सारा कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब करवाता है बोन्स के अंदर। यानी कि ये ब्लड वेजल में से कैल्शियम को लेगा और उसको बोन के अंदर डिपॉजिट करवाएगा। तो ये कैल्शियम यहाँ से मूव करेगा बोन के अंदर। तो हार्मोन कैल्सिटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ये कैल्शियम कहाँ से आया है, ये कैल्शियम हमारी डाइट से है, मिल्क है, ठीक है, मिल्क है, स्पिनच है, फिर चीज़ है हमारे पास, चीज़ के अलावा योगर्ट, इसके अलावा आलमंड्स हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से कैल्शियम मिल रहा है। ये सारे का सारा कैल्शियम हमारी जो डाइट है वहाँ से, जो फूड हम खा रहे हैं वहाँ से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ रहा है। ब्लड से ये सारे का सारा जो कैल्शियम है ये जाता है हमारी बोन्स के पास, ताकि बोन्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर शेप को मेंटेन रख सके, बोन्स हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो कैल्सिटोनिन का काम ये है कि हमारे ब्लड में से ब्लड के अंदर से कैल्शियम को मूव करवाना टुवर्ड्स द बोन्स, ताकि बोन्स के अंदर कैल्शियम जो है डिपॉजिट हो सके। तो यहाँ तक होप से वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.